Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the cleft lip and cleft plate. ये आपका पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है जो आज अपन डिस्कस करेंगे। अब क्लेफ्ट लिप और काइलोसिस मतलब क्या होता है? दिस कंजेनाइटल कंडीशन एक जन्मजात कंडीशन होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द फाल्टी फिशन ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस विथ मैक्सिलरी प्रोसेस। मतलब जो आपकी मीडियल नेजल प्रोसेस होती है जो मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ जुड़ती है, उनके बीच में जो फ्यूजन है जुड़ने का, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो सही तरीके से नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। इट इज़ यूजुअली यूनिलेटरल ऑन द लेफ्ट, ये कैसे एक साइड होता है और लेफ्ट साइड में होता है। इंसिडेंस 1 in every 750 to 1000 लाइव, मतलब इस 750 में से 1000 में से एक बच्चे के अंदर होता है। मोर कॉमन इन बॉय कंपेयर टू गर्ल्स। क्लेफ्ट लिप किस में ज़्यादा होता है? बॉयज़ में ज़्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स। नेक्स्ट आता है इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल में क्या होता है? बिलो द सेंटर ऑफ वन ऑफ द नोस्ट्रिल, मतलब जो सेंट्रल होता है वन नोस्ट्रिल का, ठीक है, उससे नीचे होता है, ठीक है। फिर आता है बाइलेटरल, मतलब बिलो द नोस्ट्रिल, जो नोट दोनों नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके बीच का जो एरिया हो वहाँ पे से क्लेफ्ट लिप हो गया। फिर आता है इनकम्प्लीट में क्या आता है? जो वर्मिनल नोज होती है, जो आपके जहाँ पे दोनों लिप आपस में मिलते हैं ऊपर वाले, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ लिप, वहाँ पे जो बीच में स्पेस होता है वहाँ से जो लिप है वो कटा हुआ होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट नोज अप टू एल्यूलर प्रोसेस ऑफ एलानासी। एलानासी क्या होता है? जो आपके जो नोस्ट्रिल है, ठीक है, नोस्ट्रिल का साइड स्पेस है, ठीक है, वहां से इसे लंबा कट लगेगा, उसको बोलते हैं अपन कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। अब देखो क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है। ए कंजेनाइटल फिशर इन द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब फिशर का मतलब होता है बीच के अंदर टीयर होना, मतलब अलग हो जाना, टूट के, ठीक है, कट लगना, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप plate. A congenital fissure in the roof of the mouth forming a communicating passage way between mouth and nasal cavity। मतलब एक कंजेनाइटल प्लेट क्या होता है, फिशर क्या होता है? एक रूप होता है जो माउथ की आपकी रूप है जो ऊपर की, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आपका एक कम्युनिटी पासेज होता है माउथ एंड नेजल पैसेज, उसमें क्या होता है? फिशर हो जाता है, मतलब उसके अंदर छेद हो जाता है, कट टीयरिंग आ जाती है, मतलब वो स्किन है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो पासेज भी होता है बीच में माउथ और नेजल के, वो क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं, पास कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे, जिससे क्या होता है? एस्पायरेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है नो फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी प्लेट हार्ड प्लेट, मतलब जो सेकेंडरी जो आपका तलवा होता है, ठीक है, हार्ड प्लेट की जो आपका सॉफ्ट जो तलवा होता है हार्ड प्लेट, इसका फॉर्मेशन नहीं होता टू ईच अदर और टू प्राइमरी प्लेट, मतलब सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट है ईच अदर टू प्राइमरी प्लेट, मतलब जो सेकेंडरी प्लेट है प्राइमरी जो सॉफ्ट प्लेट का तो होता था, बट हार्ड प्लेट का फ्यूजन मतलब फॉर्मेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट प्लेट। फिर आता है इंसिडेंस, मतलब ये 2500 लाइव बर्थ में एक होता है। फिर आता है मोर कॉमन इन गर्ल्स देन बॉयज, इसमें क्या होता है? जब मोर कॉमन किस में होता है? ज़्यादा बॉयज, बॉयज की बजाय गर्ल्स के अंदर ज़्यादा होता है, जबकि क्लेफ्ट लिफ्ट है वो बॉयज के अंदर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कोजेज, वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग 5 to 8 वीक इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब क्लेफ्ट प्लेट का जो कोज क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग 5 to 8 वीक इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है जो एम्ब्रोजेनिक पीरियड, उसके अंदर रूबेला वायरस का अगर कोज कर जाए, पेशेंट का इन्फेक्शन हो जाए, तो पेशेंट को क्लेफ्ट प्लेट हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम में जीन में कोई एबनॉर्मलिटी उसकी वजह से। नेक्स्ट है मेटल स्मोकिंग, माँ एल्कोहल इंटर करती है, स्मोकिंग करती है, एक्सरे एक्सपोजर होता है प्रेगनेंसी दौरान, तब भी क्लेफ्ट प्लेट के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करते हैं? क्लेफ्ट लिप सर्जरी करते हैं, काइलोप्लास्टी, जिसमें क्या होता है? क्लेफ्ट रिपेयर बाय जेट सेप सुचर, मतलब जो आपका जो क्लेफ्ट लिफ्ट है, ठीक है, उसको कैसे जेट सेप सुचर लगाए जाते हैं, जेट प्लास्टी बोलते हैं। आफ्टर 3 मंथ, बर्थ के बाद में 3 महीने, सो देर विल बी नॉट बी नोच इन लिप, जो नोच है वो लिप के अंदर रिमेनिंग नहीं रहती है, ठीक है। फिर आता है क्लेफ्ट प्लेट सर्जरी, इसको बोलते हैं प्लेटोप्लास्टी, मतलब काइलोप्लास्टी मतलब लिप सर्जरी, और प्लेटोप्लास्टी मतलब क्लेफ्ट प्लेट सर्जरी, इसमें रिपेयर आफ्टर 18 से 24 मंथ के बाद इसमें रिपेयर होता है। उसमें तो 3 मंथ में कर सकते हैं लिप की सर्जरी, और इसमें 18 से 24 मंथ के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या करते हैं? होल्ड द चाइल्ड इन अपराइट पोजीशन, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है, ठीक है। गिव फॉर्मूला फीडिंग बाय साइड और बैक ऑफ माउथ, फीडिंग देना है साइड में से या बैक ऑफ माउथ, मतलब बैक ऑफ माउथ में देना है या साइड, जैसे साइड में साइड करके माउथ को उसको फीडिंग देनी है। अगर आप सीधे डायरेक्ट दे दो तो एस्पायरेशन होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है कीप द बेबी एनपीओ 6 आवर पर, पेशेंट को सर्जरी से 6 घंटे पहले क्या आपको करना है? नील बाई माउथ से कुछ नहीं देना है, ठीक है। टीच द पेरेंट टू द ESSR मेथड, ये कि फीडिंग का फॉर्मूला फीडिंग का मेथड होता है ESSR, जो अपन क्रेप लिफ्ट और प्लेट में यूज करते हैं। ई का मतलब इनलार्ज करो निपल को,
एस का मतलब स्टिमुलेट करो सक रिफ्लेक्स को, ठीक है, और स्वालो रिफ्लेक्स को, और रेस्ट, ठीक है। ये सारा अपन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। क्या होता है क्लेफ्ट लिप का और प्लेट का। अब क्लेफ्ट लिप में क्या करते हैं रिपेयर के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यूज लिप प्रोटेक्टेड डिवाइस, लोगेन बा अपन यूज करते हैं जिसको क्लेफ्ट लिप डिवाइस बोलते हैं, प्रोटेक्टेड डिवाइस। गिव साइड लेटर, पेशेंट को क्या पोजीशन देनी है, साइड लेटर, पहले क्या अपराइट पोजीशन देते हैं, अब पेशेंट को क्या साइड लेटरल पोजीशन देने, ताकि जो स्टिच है उनमें अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है आफ्टर फीडिंग सोचर लाइन क्लीन बाय नॉर्मल लाइन और कॉटन स्वाब। जब आप बच्चे को फीडिंग करा रहे हो तो आपको क्या करना है, रिंसिंग वाटर, मतलब नॉर्मल अपन एग्जाम में देखते हैं तो उसका आता है रिंसिंग वाटर, मतलब चलते पानी से उसको वॉश करना है, या नॉर्मल लाइन और कॉटन स्वाब से आपको क्या करना है, एंड हर फीडिंग के बाद सोचर को क्लीन करना है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट रिपेयर। अब क्लेफ्ट रिपेयर में क्या करता है, अब क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर में आपको क्या करना है, अवॉइड शार्प ऑब्जेक्ट और ब्रशिंग टूथ। आपको क्लेफ्ट प्लेट में क्या करना है, जब आपने प्लेटोप्लास्टी किया है तो क्या करना है, शार्प ऑब्जेक्ट अवॉइड करना है और ब्रशिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। ये था आपका क्लेफ्ट प्लेट और क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डायरिया। डायरिया क्या होता है, द फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ फ्लूइड एंड अनफॉर्म स्टूल, मतलब फ्रीक्वेंट पास होना, बार बार पास आउट होना अनफॉर्म जो स्टूल है वो कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वाटरी फॉर्म में स्टूल का बार बार और फ्लूइड का पासेज होना, उसको ही बोलते हैं अपन डायरिया। अब टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप के बारे में अपन देखते हैं। एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया क्या होता है, डायरिया मार्क बाय सडन ऑनसेट। एक्यूट के अंदर क्या होता है, जो डायरिया वो अचानक ऑनसेट होता है, स्टार्ट होता है, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से, पेरास्टिक इन्फेक्शन की वजह से, और एंटीबायोटिक थेरेपी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसको बोलते हैं एक्यूट डायरिया। फिर आता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया इन इंडिविजुअल टेकिंग ओरल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया किसमें, जो ओरल एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसमें होता है माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया। फिर आता है द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय द नॉर्मल कॉमन सेट फ्लोरा प्रेजेंट है, जो जीआई के अंदर जो फ्लोरा प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक एसोसिएट डायरिया होता है। फिर आता है डिसेंट्रिक डायरिया, डायरिया कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस। डिसेंट्री होती है तो ब्लड स्टूल के साथ क्या आता है, ब्लड एंड म्यूकस आता है, जो कि रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो किससे रिजल्टिंग होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है किसका, जीआईटी की जो वाल है उसका इन्फ्लामेशन की वजह से डायरिया में कंटेन होता है ब्लड और मिल्क, जिसको बोलते हैं डिसेंट्री डायरिया। स्पेशली द कोलन, जो स्पेशली जो इंटेस्टाइन है उसमें होता है, एग्जांपल एम्बिक डिसेंट्री है, बेसिलरी डिसेंट्री है, वायरल एम्बिका की वजह से उसको बोलते हैं एम्बिडिसी, बैक्टीरिया की वजह से बेसिलरी डिसेंट, वायरल की वजह से वायरस की वजह से वायरल डिसेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमोशनल डायरिया। अगर कोई पेशेंट को सीवियर इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से भी डायरिया कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डायरिया इन द न्यूबॉर्न, कंटाजियस डायरिया इन ए न्यूबॉर्न कॉज्ड बाय पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ Escherichia coli अकरिंग इन एपिडेमिक्स इन हॉस्पिटल, मतलब Escherichia coli है कंटेजियस डायरिया होता है, जो क्या होता है कंटामिनेटेड डायरिया किसी वजह से होता है इन न्यूबॉर्न कॉज्ड बाय पैथोजेनिक स्ट्रेन, मतलब Escherichia coli का कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होता है कंटाजियस डायरिया अकरिंग इन एपिडेमिक हॉस्पिटल, जहाँ पे एपिडेमिक हॉस्पिटल है जहाँ पे चांस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक डायरिया इन नो बॉन्ड। फिर होता है फाल्टी डायरिया और स्टेटोरोइया और फैटी स्टूल, मतलब फाल्टी स्टूल होगा, फैटी डायरिया और स्टेटोरोइया और फैटी स्टूल को क्या बोलते हैं अपन, इसमें क्या है फैटी स्टूल होगा, ठीक है। आर सीन इन मॉल मार्जप्सन सिंड्रोम, ये किसमें ज़्यादा माल अब्जॉर्प्शन, जिसमें माल अब्जॉर्प्शन होता है, सही तरीके से पाचन नहीं होता, अब्जॉर्प्शन फेल होता है, उसमें सीन होता है स्टेटोरोइया। फिर आता है इन्फेंटाइल डायरिया, मतलब इन्फेंटाइल डायरिया क्या होता है, डायरिया इन चिल्ड्रेन अंडर 2 ईयर ऑफ, 2 साल से कम के जो बच्चों में डायरिया होता है, ठीक है, उसको कौन सा डायरिया कम बोलते हैं अपन, इन्फेंटाइल डायरिया। मोस्ट कॉमनली इट इज कॉज बाय इन्फेक्शन एंट्रोकोलाइटिस ड्यू टू रोटावायरस, मोस्ट कॉमनली Escherichia coli, मतलब ये किस में होता है, मोस्ट कॉमनली कॉज बाय इन्फेक्शियस एंट्रोकोलाइटिस, मतलब जो जीआईटी का इन्फ्लामेशन है मेनली किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से जो रोटावायरस है वायरस की वजह से होता है मोस्ट कॉमन, जिससे Escherichia coli भी हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं इन्फेंटाइल डायरिया। ये था डायरिया के अपन टाइप पढ़ते हैं। अब सिम्टम क्या पढ़ते हैं, सिम्टम क्या होते हैं इसके, फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल मूवमेंट और स्टूल विथ पस ब्लड और ऑयल मिकस, मतलब फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल मूवमेंट होते हैं, फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल मूवमेंट होते हैं, और स्टूल के साथ पस आता है, ब्लड आता है, ऑयल आता है और म्यूकस सिक्रेशन होते हैं। फिर आता है एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, ब्लोटिंग होती है, रेक्टल जो रेक्टल एरिया वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इरिटेशन फील होगा, जो रेक्टल जो वाल है वहाँ पे इरिटेशन होगा, ठीक है, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, पेन होगा। फिर आता है डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड क्योंकि अनफॉर्म्ड है, फ्लूइड है, और स्टूल पास आउट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोवोलेमिक कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज द की टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया एंड प्रिवेंशन ऑफ इट्स कॉमन। मतलब फ्लूइड रिप्लेसमेंट, आपको क्या करना है, वापस फ्लूइड पेशेंट को देना है, जिससे क्या होगा, सक्सेसफुल मैनेजमेंट होगा एक्यूट डायरिया का। सडन जो डायरिया उसका सक्सेसफुल फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, और प्रिवेंशन करेगा किसके, इसके कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा, ठीक है। फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब ORT बाई ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट आर सेफ एंड इफेक्टिव टूल फॉर वॉल्यूम रिपीटेशन। मतलब अगर बार बार हो रहा है, इफेक्टिव अगर रिपीटेशन होने से बचाने के लिए वॉल्यूम रिपीटेशन में क्या देना, आपको ओरस थेरेपी देना है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डायरिया आर ऑफ्टन मैनेज विद एंटीबायोटिक्स सच एज सल्फा ड्रग्स और क्यूनिलोन्स। अगर आपको क्या करना है, इन्फेक्शियस कॉज कर रहा है कोई, डायरिया का कॉज क्या है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आपको सल्फा ड्रग्स और क्यूनोलोन्स देने, जो क्या है एक एंटीबायोटिक के साथ आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है द पेशेंट इज असेस्ड फॉर साइन एंड सिम्टम, और पेशेंट को असेस करना चाहिए, पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन तो नहीं है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, कलर एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल आर मॉनिटर। जो स्टूल का जो कलर है, कंसिस्टेंसी है, वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। एंड बोवल साउंड स्कल्टेट फॉर चेंजेस नॉर्मल पैटर्न, मतलब आपको जो बाउल साउंड है, ठीक है, उसको स्कल्टेट करना है कि कहीं कि चेंजेस तो नहीं है, नॉर्मल साउंड से कितना चेंजेस हो रहा है, क्या अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई अब नॉर्मल है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और प्रिस्क्राइब डिसऑर्डर ऑर्डर लेके आपको पेशेंट की केयर करनी है। ये था आपका डायरिया।